बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सिलेबस के लिहाज से जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है और पेपर में भी नहीं आया हुआ, लेकिन जो कुछ मौजूद इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। एक लफ्ज़ जिससे वाकिफ है, पहले से बहुत ही मशहूर मारूफ है, बल्कि मैं लफ्ज़ सॉरी मैं पहले सवाल पूछूंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं दो लफ्ज़ बोल रहा हूँ। मैं पहला लफ्ज़ बोल रहा हूँ एल्ब्यूमिनस। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि मैंने क्या कहा? बात सीड के हवाले से हो रही है, सीड और जर्मिनेशन। मैंने लफ्ज़ बोला है एल्ब्यूमिनस। क्या मुझे बता सकते हैं मैंने किस चीज़ की तरफ इशारा किया? तो क्या चीज़? और इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ जो आपके जहन में हो, डिपेंड करता है ये आपने सेमेस्टर 2 कहाँ से पढ़ा था, किसने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया? व्हाट इज एल्ब्यूमिनस? गूगल नहीं करना है, अगर आता है तो जवाब देना, अगर पढ़ा हुआ है तो जवाब देना। नो गूगलिंग एट ऑल। जवाब बनाने का मतलब ये होता है आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है जी। दिलीप जी सर, बोलिएगा। मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। एल्ब्यूमिनस सेल्स बोला आपने? इससे कबल लफ्ज़ बोला खाली एल्ब्यूमिनस, और ज़ाहिर सीट के वाले से बात हो रही थी, लेकिन शर्त ये थी कि गूगल नहीं करना है, अगर पढ़ा हुआ है तो फिर बताना। जी सवाल सर ये एल्ब्यूमिनस सीड्स के तौर पे पढ़ा हुआ है शायद। पढ़ा हुआ है शायद। यस सर। ये सर जो एंडोस्पर्मिक सीड्स थे वही एल्ब्यूमिनस सीड्स तो नहीं होते? आपने फिक्र को नेगेटिवली शायद नहीं होते, कोशिश सर करते नहीं, हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं। हाँ, याद रखिए कि स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हमारे यहाँ सवाल होते हैं, लोग सवाल करते हैं, नहीं लेकिन सर नहीं, उनको पसंद नहीं किया एंडोस्पर्मिक जाता। सीड्स एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं। चलो, मैं अब चूंकि सवाल है, ये आपको याद था या गूगल किया आपने? ये बता दिया बस ईमानदारी से। सर नहीं, मैंने गूगल नहीं किया, वैसे मुझे एल्ब्यूमिनस से एल्ब्यूमिनस सीड्स याद आया। चलिए, अब इसका ऑपोजिट टर्म बतानी है। एल्ब्यूमिनस सीड का ऑपोजिट क्या होगा? नॉन एल्ब्यूमिनस। ये बुशरा ने बताया जी। बुशरा, आपने जो तुक्का लगाया है, याद रखिए मैं पहले कह चुका हूँ, नो तुक्कास इन साइंस। दुनिया में तुक्के लगे रहते हैं, साइंस में तुक्के लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। कभी कभी लग जाता है यहाँ में, लेकिन कोशिश करें कि ये तुक्के उस वक्त लगते हैं नॉन जब एल्ब्यूमिनस, एक एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। हाँ, यही जवाब पसंद दिया ना, बुशरा ने यही कहा है। सोचे, चलें, चूंकि आप लोगों को फिर बात आ गई जी, गूगल नहीं करना है। इट इज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। सीड की दो टाइप्स हैं, एल्ब्यूमिनस सीड एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। अब चूंकि आपने तो जवाब दे दिया ये वाला कि जी ये इसका, आप समझते हैं कि एल्ब्यूमिन क्या होती है? व्हाट इज एल्ब्यूमिन? व्हाट इज एल्ब्यूमिन? सर वो पाइनस साइकिल में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, शायद वही एल्ब्यूमिन स्ट्रक्चर है। दोबारा बोलिए, कहाँ कहाँ पढ़ा था, किसमें? सर पाइनस साइकिल में फर्स्ट ईयर के चैप्टर में एक पाइनस साइकिल था, उसमें एक स्ट्रक्चर आता है एल्ब्यूमिन। नहीं, आपकी बात अभी क्लियर नहीं। फर्स्ट ईयर की आप बात कर रही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं? सर फर्स्ट ईयर के चैप्टर में एक चैप्टर नंबर 9 था, उसमें पाइनस साइकिल था, उसमें शायद एल्ब्यूमिन आपने लफ्ज जी, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया पाइनस साइकिल नहीं, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। यस सर, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, उसमें शायद एल्ब्यूमिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था शायद। नहीं, उसमें एल्ब्यूमिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है जी, आपने गलत पढ़ा था। सर एल्ब्यूमिन का इतना ही याद आ रहा है कि वो प्रोटीन है, हमने पहले यही पढ़ा हुआ है जी। अदलीब को जवाब दुरुस्त है, याद रखिए, अदलीब को जवाब दुरुस्त है। एल्ब्यूमिन इज ए प्रोटीन। अंडा और अंडे की सफेदी, अंडा सब लोग खाते हैं, मेरे ख्याल में खाना चाहिए आप लोगों को। अंडे की जो सफेदी होती है वो एल्ब्यूमिन है, और एल्ब्यूमिन इज प्योर प्रोटीन। लेकिन याद रखिए कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उर्दू लिटरेचर का ये जो स्टेटमेंट है, किसी शायर का, शेर का एक पार्ट है
हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, अगर आप उर्दू समझते हैं बशर्ते हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। इस फिक्र को आप समझ सकते हैं कि नहीं? वैसे एक शेर का मिसरा है, क्या आप इस शेर की वजाहत कर सकते हैं? शेर के मिसरे की, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। उर्दू नहीं आती कोई बात नहीं, कौमी ज़बान है, नाम याद तो क्या फर्क पड़ता है। जी ख्याल रखिए कि जब ये नाम रखा गया, नाम रखने वाला नाम रख दिया, लेकिन ये जो नाम है वो दुरुस्त नहीं है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन को कहते हैं। अगर हम इसका तर्जमा करें कि जी एल्ब्यूमिन सीड वो सीड होते हैं, एल्ब्यूमिन मौजूद है, तो गड़बड़ हो जाए। बहुत कम सीड ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन स्टोर होते हैं। ऐसे सीड जिनमें प्रोटीन मौजूद होती है स्टोरेज के लिए, वो बहुत थोड़े हैं। याद रखिएगा, सीड्स की जो टाइप्स हैं स्टोरेज के लिहाज से, सीड्स में या तो आयल आयल में लिपिड स्टोर होता है, या स्टार्च होता है। मेजॉरिटी, याद रखिएगा मैं बात मेजॉरिटी की कर रहा हूँ, मेजॉरिटी सीड्स के अंदर जो फूड स्टोरेज होती है वो या तो आयल की शक्ल में होती है, और या फिर वो फूड स्टोरेज जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की शक्ल में होती है। सिर्फ चंद सीड ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन मौजूद होती है या स्टोर होती है। अब इनसे वाकई में कहीं जो मैंने 2 या 3 टर्म्स बताई हैं अभी, ऑयली जिनमें ऑयल मौजूद है, जिनमें स्टार्च मौजूद है, और जिनमें प्रोटीन मौजूद है। क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सी सीड में प्रोटीन होगी, कौन से में ऑयल होगा, कौन से में स्टार्च होगा? बहुत आसान सवाल पूछा है, और सारे का सारा सेमेस्टर 2 से ही रिलेटेड है। सेमेस्टर 2 को पढ़े हुए ज्यादा से नहीं गुजरा आपका अभी। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। सीड्स की स्टोरेज के लिहाज से 3 टाइप्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, डिटेल्स में नहीं जा रहा मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 वो सीड जिनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। नंबर 2 वो सीड्स जिनमें आयल प्रेजेंट है, आयल में लिपिड। और नंबर 3 वो सीड जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन वाले कम हैं, स्टार्च वाले नंबर 1 पे हैं, ऑयल वाले नंबर 2 पे हैं, प्रोटीन वाले बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े। क्या सर आप पी में लिपिड दोबारा बोलिए, किसमें क्या होगा? पी बटर में लिपिड होते हैं। हम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपने पी के बारे में कुछ कहा है, लेकिन मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आती है, आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ होती है, बोलिए दोबारा। जो सीड है पीसीटी है उसमें लिपिड होते हैं। नहीं बेटा, आपकी आवाज एक तो कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, और डिस्ट्रैक्शन है, नहीं समझ आई है। ये ऐसे करें, चैट में लिखें, हम दलील को भेजें, वो मुझे बता देगी आपने क्या कहा। सर वो बोल रही है कि पी में लिपिड्स होते हैं। जी, ये इन्होंने जवाब दिया है तो कोई बात नहीं, पर आप मेरा कमेंट भी सुन लीजिए। मेरा कमेंट है कि आपको जवाब सिर्फ 100% होगा, सिर्फ 100% होगा। सिर्फ चलिए सुन लीजिए, आपके घर में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, बालों को जी तेल सर लगाते होता हैं, वो तेल कहाँ से निकलता है? है। सरसों के पौधे से निकलता होगा। जी, आपने फिर वो कर दिया कि निकलता होगा, किसी को पता हो? निकलता ही हुआ है सर। जी, एग्जैक्ट आंसर देना है जी, किसी को पता हो सरसों का तेल कहाँ से निकलता है? पुष्कर? सर जो मस्टर्ड के मस्टर्ड के जो सीड है उनके अंदर फैट्स होते हैं और फैट से सर ऑयल वगैरह। हिना ये जवाब दे रही है कि मस्टर्ड के जो सीड होते हैं उस सीड में, आगे आपने क्या बोला है दोबारा बोलिए। मस्टर्ड की सीड के आगे आपने क्या कहा है, चाहिए तुम आपका, है ना? सर मैं कह रही थी कि जो मस्ट आपने ऑयल का पूछा है ना, तो उनके अंदर लिपिड्स या फैटी एसिड वगैरह प्रेजेंट है तो वहीं से निकलते हैं।
आपकी बात आधी ठीक है आधी गलत है। आपने बहुत चीज़ों को मिक्स कर दिया है और मिक्स करके आपने केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट का सत्यानाश कर दिया है। मेरे कमेंट्स बड़े सख्त होते हैं, याद रखिएगा। इनाम, आप सुन रही जी है कि सर। नहीं? मेरे कमेंट्स बहुत मैं सख्त सर। होते हैं। जी दोबारा सर। सुन लीजिए। रीजन ये है कि मैं बात मुंह पे कहता होता हूँ, मैं बाद में बात नहीं करता होता। मैं जब भी बात करता हूँ मुंह पे कहता हूँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बात कह के मुंह खुल जाऊँ। बहरहाल सुन लीजिए, आपने सत्यानाश कर दिया बायोकेमिस्ट्री का बेचारे का। किसी जी बायोकेमिस्ट्री ने सर। सुन लिया तो रोना शुरू कर देगा। बहरहाल जॉब आपका इस हद तक ठीक है कि जो सीड है, सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं, मस्टर्ड के सीड को आसान सी चीज है, आपने कोलू का नाम सुना होगा। यस सर, सुना है। जी, कोलू में बीजों को डाल देते हैं, बैल घूम रहे होते हैं, बैल घूमते हैं और सरसों के बीजों को वो क्रश इस तरह से करते हैं, उसमें से ऑयल निकल आता है। ये उसमें ऑयल था तो निकला, आपने कहा जिसमें लिपिड्स और फैटी एसिड आपने लिखा इस्तेमाल किया, उसमें वाकई ऑयल मौजूद होता है। सरसों, तारा मीरा, तिल, सनफ्लावर, कैनोला। जी सर। मैंने सर चंद बिल्कुल मशहूर आप पौधों सही। का नाम लिया है। मैंने सिर्फ चंद एक मशहूर पौधों का नाम लिया है। इन पौधों के सीड्स के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं जो ऑयल की शक्ल में है। जब उनको क्रश करते हैं, क्रश करके उनमें से ऑयल निकाल लिया जाता है। यानी कि क्रश करना ये क्लासिकल प्रोसेस है। कोलू बहुत पहले इजाद हो गए थे, ज़माने कदीम से ऑयल इसी तरीके से निकाला जाता है। असला वो बादाम से ऑयल निकाल सकते हैं, और आंवले का तेल किसने देखा हो, धनिया का तेल भी किसने सुना होगा। ये वो तमाम बीज हैं जिनके अंदर ऑयल मौजूद होता है। ऑयल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑयल? बायोकेमिस्ट्री का सवाल है, बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लीजिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मुझे मेरे ख्याल में आपके जॉब सुन के ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़नी पड़े। आप लोग बायोकेमिस्ट्री कहाँ से पढ़ते रहे? किसने पढ़ाई है आपको ये वाली बायोकेमिस्ट्री? आप लोगों ने तो केमिस्ट्री का सत्यानाश करके रख दिया। आप लोग केमिस्ट बन रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री एक तरफ केमिस्ट्री का हिस्सा है तो एक तरफ बायोलॉजी का हिस्सा है। आप लोगों को केमिस्ट्री की बेसिक्स भी नहीं आती हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, आपको तो उसकी बहुत जो बेसिक चीजें वो भी नहीं आती। ये तो एफएस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। और ये आप बीएस के किसी क्लास में पढ़ चुके हैं जहाँ पे आपने zoology में बायोकेमिस्ट्री पूरा फुल फ्लेज जो है वो टॉपिक है, मेजर टॉपिक था। सुन लीजिए, फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरीन, जिसका टेक्निकल नेम ग्लिसरॉल है, जब मिलते हैं जो चीज बनती है वो ट्राइग्लिसराइड कहलाती है। और जो फैट और ऑयल होते हैं दे आर ऑल ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स और ऑयल आर triglycerides, also called triacyl glycerol. फैट, ऑयल, वैक्सेस, ट्रिपिनाइड्स, स्टीरॉइड, ये सब चीजें मजबूती तौर पर लिपिड्स हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ लिपिड्स। फैटी एसिड बेसिक कंपोनेंट है, लेकिन जब आप ऑयल को देखते हैं, ऑयल उसमें वो ऑयल जो है फैटी एसिड की शक्ल में नहीं होता, बल्कि 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरीन का मिलता है जो चीज बनती है वो ट्राइग्लिसराइड है। और ट्राइग्लिसराइड के खानदान में अगर वो एनिमल से आया है तो वो चर्बी की शक्ल में होगा, अगर प्लांट से आया है तो वो तेल की शक्ल में होगा, लिक्विड शक्ल में। बायोकेमिस्ट्री आपकी दोबारा पढ़ी जाने वाली है, यानी कि आपको दोबारा पढ़नी चाहिए। ये इतनी माठी बायोकेमिस्ट्री तो काबिल कबूल नहीं है किसी को। चलिए, ये बात हमारी दूर चली गई है, वापस आते हैं। ऐसे बीज जिनमें ऑयल मौजूद होता है, मैंने मिसालें दे दी हैं, उनको क्रश करके इसमें से ऑयल निकाला। तो मैंने क्रश करके इस्तेमाल इसलिए किया है कि ज़माने के दिन में ये मेथड इस्तेमाल होता था। आजकल एक और मेथड भी, किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि आप लोग केमिस्ट बन गए हैं और केमिस्ट को आना चाहिए कि तेल कैसे निकालते हैं। एक तो हो गया कोल्हू वाला तेल। उसके बाद क्या करते हैं, सुन लीजिए फिर। हमारे यहाँ जो कोल्हू, जो लोग जो कोल्हू ओन करते हैं, वो बीजों को क्रश किया, उसमें से जो बाकी मटेरियल बचता है, तेल निकालने के बाद जो फूटे फूटे बीज होते हैं, वो हमारे यहाँ खल की शक्ल में बेच दिए जाते हैं। और ये खल लोग खरीद के जानवरों को, भैंसों को खिलाते हैं, बंडा उसके अंदर डाल के।
और जिस भैंस को ये खिला दिया जाए वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला दूध देती है, उसमें घी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे देसी घी ज़्यादा नहीं सकता है, लेकिन ये उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं है। अमेरिका, यूरोप, तरक्की याफ्ता ममालिक में वो सीड को पहले क्रश करके आलू निकालते हैं, फिर उसमें से केमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं बाकी लिक्विड को, वो उसमें से बाकी लिक्विड को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ईमानदारी का जो आलिम है हमारे यहाँ, दुकानदार इसको बेचने के लिए बहुत सारा झूठ बोलते हैं और फिर बेचते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो जो ऑयल क्रश करके निकालते हैं उसको अलहदा, उसका नाम बाकायदा लेबल्ड होता है कि ये कौन से वाला है, और वो जो केमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर भी बाकायदा लिखा होता है कि ये इस मेथड से किया गया है। वो मेथड्स एक्सट्रैक्शन और एक्सप्रेशन कहलाते हैं, और भी हैं चूँकि एक से नाम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्रश करके जो ऑयल निकालते हैं वो वर्जिन ऑयल कहलाता है, वो ज़्यादा कीमती होता है, महंगा होता है, और जो केमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ज़रा कम हल्की क्वालिटी का होता है, उसकी प्राइस कम है, और वहाँ पे इन चीज़ों पे लिखा गया होता है कि ये कौन सा है। तो उसकी जब जैतून का तेल बेचते हैं तो उसमें आपको ये दोनों वैरायटी, अगर किसी अच्छी कंपनी का तैयार होता है, किसी अच्छे कंट्री का, ईमानदार मुल्क का, तो उसमें लिखा गया होगा ये वर्जिन ऑयल है या नॉन वर्जिन। एक होगा जी बीज जिनमें तेल मौजूद है। सेकंड, हम जो चीज़ें खाते हैं, गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, ये वो बीज हैं जिनमें स्टार्च होता है। इंसान और बहुत से परिंदे जिन बीजों को खाते हैं, हम याद के बीजों को बीज की शक्ल में खाते हैं, हम गंदम को, चावल को, गंदम को तो हम वो उसकी पिसाई खाते हैं, आटा उससे रोटी बनती है। चावल हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा बॉयल करके पका के खाए जाते हैं, मकई का भी आटा बनाया जाता है, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने कॉर्न फ्लेक्स, इसके अलावा कस्टर्ड, मैदा और स्पैगेटीज, सेवइयां, मैक्रोनी, ये सब नाम आपने सुने होंगे, यूज़ किया होगा। ये सब स्टार्च है जो कि किसी न किसी पौधे से हासिल किया गया होता है और खाया जाता है। दुनिया में ज़्यादा पौधे जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है नंबर 1 पे, वो यही वाले हैं जो कि स्टार्च कंटेनिंग है, तादाद के भी ज़्यादा हैं। नंबर 2 पे वो बीज हैं जिनमें ऑयल होता है। नंबर 3 पे वो बीज आएंगे जिनमें प्रोटीन होती है। अभी जर्नल नॉलेज का टॉपिक आ गया साथ ही दरमियान में, और ताल्लुक हमारे टॉपिक के साथ है, इसलिए मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ गया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉलेज बिल्कुल नहीं था इसमें। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। मैं 3-4 चीज़ों का नाम लूंगा। आपने सोयाबीन का नाम सुना होगा, सब समझते हैं क्या होती है सोयाबीन? सोयाबीन से वाकिफ है कि नहीं? नो आंसर। अगला नाम है लोबिया, इससे वाकिफ हैं? लोबिया जी सर, सोयाबीन और लोबिया दोनों से वाकिफ हैं। जी ठीक है। सर। तीसरा पंजाबी का लफ्ज़ है रवां, रवां या फलियां। सर यस इसका सर, जानते हैं रवा। जी ठीक रवा हो गया, रवा। जी ठीक हो गया, 3 हो गए। मैंने जिन पौधों का नाम लिया ये फलियां होती हैं, लेगिम्स फैमिली है, इनको खोलने से बीज निकलते हैं। बाजार में, मार्केट में सुर्ख वाले लोबिया, सफेद रंग का लोबिया और मोटी फलियां, छोटी फलियां, ये बहुत किस्म की फलियां हैं जिनसे बीज। याद रखिए कि चाइना में इस वक्त जो सोयाबीन अवेलेबल है उसमें 60% तक प्रोटीन है। उन्होंने इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग से डेवलप किया है। ऐसा लोबिया अवेलेबल है जिसमें 60% तक प्रोटीन होती है। जो हमारे यहाँ अवेलेबल है ये 30% तक प्रोटीन कंटेनिंग है। जो लोबिया है, लोबिया और सोयाबीन है। मटर के अंदर भी प्रोटीन होती है जो कम बेश 10% की रेंज में होती है। बहरहाल याद रखिएगा कि कुछ बीजों में प्रोटीन मौजूद है, थोड़े हैं। प्रोटीन कंटेनिंग जो सीड है वो कदरे कम है, स्टार्च वाले बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल वाले दरमियाने हैं। अब तीनों तरह के पौधों में या इनके बीजों में जब ये उगना होगा तो कुछ प्रोसेस होंगे। जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस है वो वाला है जिसमें ऑयल मौजूद होता है, और ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, शायद किसी को याद हो, क्योंकि जो इरम का जॉब था वो जो मैंने कहा था 100% गलत है। आपने तो एफएससी वाले कंसेप्ट तस्तनाज करके रखी है। जब एक ऐसा बीज जिसमें ऑयल मौजूद हो उसने ग्रो होना होता है तो उसमें आपने 2 लफ्ज़ पढ़े हुए हैं, यू रिमेंबर, ग्लाइऑक्सिसोम्स, पैराक्सिसोम्स,
माइक्रो बॉडीज, ये लफ्ज़ों से आप वाकिफ हैं पहले से। ग्लाइऑक्सोसोम्स के अंदर वो एंजाइम मौजूद होते हैं जो लिपिड को ब्रेक करते हैं पहले स्टेप में, और आखिरकार उसको वो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उन ऑर्गेनिक एसिड से आगे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और फिर वो कार्बोहाइड्रेट आगे यूटिलाइज किए जाते हैं रेस्पिरेशन में, पौधे की ग्रोथ के। ये इसका ताल्लुक ग्लाइऑक्सोसोम्स के टॉपिक से है, और ये टॉपिक आप इससे पहले किसी और स्टेप में पढ़ चुके हो गए, याद होना चाहिए था आपको ये। जबकि वो पौधे जिनमें स्टार्च होता है उसमें बहुत ही आसान है, अब कोई भी स्टार्च कंटेनिंग जो बीज है। एंजाइम का नाम है अल्फा एमाइलेज। गंदम है, चावल है, या कोई भी ऐसा पौधा है, जब गंदम या चावल उगना चाहती है बीज इसके, तो जब उसको पानी देते हैं, इसको भुगोते हैं, सोक करते हैं, उसमें प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और अल्फा एमाइलेज डेवलप होता है सीड उसमें, और वो स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज में और फिर फॉर्मूला आगे रेस्पिरेशन शुरू होता है। ऐसे ही प्रोटीन्स को भी प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स की मदद से ब्रेक करके अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उनसे आगे क्रैब साइकिल में भेज के एनर्जी हासिल की। पर ये है जी ऑल अबाउट कि कौन से प्रोसेस इम्पोर्टेंट हैं। याद रखिएगा ये इन प्रोसेस का एंड आखिरकार रेस्पिरेशन पे होगा, और वो रेस्पिरेशन जब बीज होना शुरू होता है उसमें रेस्पिरेशन तेज होना शुरू हो जाती है। जब बीज सो रहा होता है तो उसको रेस्पिरेशन न होने के बराबर जी। ये मैंने सही रिजल्ट था जी, शायद आपका टाइम 10 बजे तक है जी सर। जी। वो मैं इसको समझ रहा था, शायद ये रिजल्ट में गड़बड़ हो जाती है टाइम के लिहाज से। मैं 9:45 क्लासेस को खत्म करने के लिए मैंने इसको एंड पे बिल्कुल स्टॉप कर दिया, छोटा कर दिया। फिर अब दोबारा चेक कर लीजिएगा कि 3 तरह के बीज सबसे इजी हैं दिन में। कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च होता है, क्योंकि बेसिकली स्टार्च ब्रेक होके डायरेक्टली ग्लूकोज में और ग्लूकोज से ऑनवर्ड आगे रेस्पिरेशन आपने पहले से पढ़ी। आपको याद होगा जब रेस्पिरेशन का चैप्टर आया था तो वहाँ पे क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ चंद टॉपिक दिए हुए हैं, जबकि बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक ज़्यादा होने चाहिए। बायोकेमिस्ट्री गालिबन अभी आपने वो वाली शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी है, मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल में वो केमिस्ट्री वालों के नहीं बल्कि जोलॉजी वालों के गालिबन छठे सेमेस्टर में या सातवें में किसी जगह पे बायोकेमिस्ट्री शामिल है। बायोकेमिस्ट्री पार्ट का नाम जी। दोबारा नोट कर लेना है कि लिपिड्स जो ऑयल्स की शक्ल में होते हैं, लाइपेज की वजह से उसको ब्रेक करते हैं। पहले स्टेप में उससे फैटी एसिड बनेंगे, उन फैटी एसिड्स को फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, और बीटा ऑक्सीडेशन, अगर आपने ये भी पढ़ा होगा बायोलॉजी, डू यू नो व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन? किसने लफ्ज़ पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो? कहीं रेस्पिरेशन से ताल्लुक है इसका, लेकिन याद रखिए जो हम लोग टिपिकल बायोकेमिस्ट्री है डिटेल के साथ, वहाँ पे ये टॉपिक मिलेगा आपको, बीटा ऑक्सीडेशन। नो आंसर। सुन लीजिए अब पंजाबी जी सर। जी पढ़ा हुआ है, अंजलि कह रही है पढ़ा हुआ है। कहाँ पे रेस्पिरेशन की डिटेल ज़ूलॉजी में कहीं पे देखी है आप लोगों ने कि नहीं? ज़ूलॉजी की सर बात, बायोकेमिस्ट्री में भी देखा हुआ है, रेस्पिरेशन में भी देखा है। चलो ठीक है, क्योंकि ये ज़ूलॉजी में शामिल है टॉपिक बायोकेमिस्ट्री की रेस्पिरेशन में। दोबारा वर्क कीजिएगा। एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है लोगों के जहन में, देसी घी दियाँ ताकत, पंजाबी कंसेप्ट है। लोगों का ये ख्याल है कि देसी घी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और जो डालडा घी बाजार सब देते हैं या इसमें ताकत या नहीं होती। ये एक आम कंसेप्ट है लोगों के लिए। क्या आपके हाल में ठीक है कि नहीं? सर नहीं, ये गलत है। गलत है सर जी, जी बिल्कुल ठीक है कि मैंने जवाब दिया है। सर ये आपने हमें थर्ड सेमेस्टर में बताया था कि ठीक हो गलत गया। है ये। चलिए अब सीरीजन समझिए तुम्हारा। लोगों का ये ख्याल है कि शायद देसी घी कोई आसमानी मखलूक है। एक लफ्ज़ मैं दोबारा बोल देता हूँ, टेक्निकल लफ्ज़ है ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स। ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स। ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स फिजिकली 2 हालतों में पॉसिबल है।
It may be in liquid form, it may be in solid form. Dry distros दो पॉसिबल फिजिकल स्टेट में पाए जा सकते हैं, या वो लिक्विड में होते हैं या सॉलिड में होते हैं। और आप इस बात से वाकिफ हैं कि लिक्विड और सॉलिड इंटरकन्वर्टेबल हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं ना पहले से, लिक्विड और सॉलिड फेजेस इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा अभी। याद रखिए कि आम तौर पर फैट आमतौर पर चर्बी को कहते हैं। अब किसी भी एनिमल का फसली कुर्बानी के मौके पर किसी का जो लोग खरीदते हैं, ये देखें ये बैल 10 लाख का बैल खरीदा है, 20 लाख का बैल खरीदा है, और ये 2 लाख का बकरा है और ये 4 लाख का बकरा है। जब इस तरह के किसी एनिमल को ज़िबा करते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा चर्बी निकलती है। वो जानवर जो बहुत पले होते हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको खिलाया पिलाया होता है, जब उसको खोलते हैं निकालते हैं तो उसमें से चर्बी बहुत ज़्यादा निकलती है। वो सिर्फ इस तरह के बकरे और बैल सिर्फ दिखाने वाले होते हैं। आजकल के दौर में आप अपने घर से अंदाजा कर लीजिए, क्या आपके घर में, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, चर्बी खाई जाती है कि नहीं? ऐसा ज़्यादा मकदार? सर चर्बी का तो नहीं पता, वैसे ऑयली चीजें खाई जाती हैं नहीं, जो मेरा ज्यादा। सवाल है, मैंने सवाल ये किया कि क्या आपके घर में एज सच चर्बी को यूज़ किया जाता है? आपके घर में जब गोश्त आता है उसमें चर्बी होती है कि नहीं होती? चलिए ये बताइए। होती है सर होती है चर्बी। और ज़्यादा उसे होती है? उतार दिया जाता है। नहीं, इसमें और नोट कीजिएगा, जहाँ पे फर्ज सर कीजिए। सर जी जी, अब बिल्कुल, चूँकि आप लोगों ने एनिमल्स जब ज़िबा होते हैं वो नहीं देखे हुए, जहाँ से अब गोश्त, ज़रा के आप लोग फीमेल हमारे यहाँ गोश्त नहीं लेने नहीं जाती। आपके पेरेंट्स, भाई, कोई भी अगर बंदा गोश्त लेने जा रहे हैं तो मेजॉरिटी लोग कहते हैं इसमें से चर्बी काट दो, चर्बी साफ कर दो। मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि इसमें से चर्बी साफ कर दें, चूँकि डॉक्टर्स ने जो कुछ बताया हुआ है हम लोगों को। याद रखिएगा कुछ चीज़ें पिन पॉइंट होती हैं, खास होती हैं। आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं चर्बी ना खाएं। याद रखिएगा कि अगर एक इंसान शहर में रहता है और फर्स्ट लीजिए वो ऑफिस वर्कर है, बैठा रहता है, चलता फिरता नहीं है, काम नहीं करता है, उसका फिजिकल मैनुअल वर्क नहीं है, तो उसको तो चर्बी नहीं खानी चाहिए। जो एक्स्ट्रा चर्बी लगी थी गोश्त पे, वो चर्बी जो गोश्त वाले में उतार लेते हैं, खुद उतार लेते हैं, बगैर कहीं उतार लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जामुन कहते हैं इसमें एक तो चर्बी की बोतलें डाली, और कुछ लोग तो चर्बी बहुत ज़्यादा खाते हैं। याद रखिएगा वो लोग जो देहात में रहते हैं, मजदूर और किसान लोग, एक बंदा जो हल चला रहा है, जो चारा काट रहा है, फसल काट रहा है, आपने कहीं देखा हो भैंसों को चारा खाने के लिए इसको मशीन में गुजरना पड़ता है, किसी का गाँव से अगर ताल्लुक हो, आप में से किसी, उसको टोका कहते हैं, उस मशीन को टोका कहते हैं। अब उस टोके की वजह से जब किसी ने चारा कुतरना है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। याद रखिएगा कोई भी ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा मेहनत वाला काम करना है, वो अगर चर्बी खा लेगा तो उसको उससे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसकी को एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो चर्बी खाएगा उसको उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जो ऑफिस वर्कर है या उसका काम दुकान का मालिक, ताजर, दुकान पे बैठा हुआ है, सिर्फ पैसे गिन रहा है, सेल्समैन काम कर रहा है, वो खा खा के मोटा होता जाता है, उसके लिए चर्बी इंतहाई खतरनाक है। लेकिन एक मजदूर या किसान के लिए वो चर्बी खा सकते हैं। ये तो है चर्बी का मैंने एक पॉइंट बताया। ऑयल की बात अभी हो चुकी है कि बहुत से तेलों को जब हम जो ये है बीज है, सरसों है और कैनोला है, सनफ्लावर है, जब इनको क्रश करके उससे तेल निकलता है। तेल रूम, जब डेफिनेशन में पॉइंट है, अगर एक चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो वो ऑयल है, और अगर आप उसको ठंडा करें एक खास टेम्परेचर पे, वो लो टेम्परेचर पे जम जाए तो वो फैट बन जाएगी। अब इसमें कि फैट और ऑयल इंटर कन्वर्ट होगा। तो इस एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आपने एग्जाम्पल सुनी हुई है। क्या आप में से किसी ने नारियल का तेल देखा है? यस जी सर सर, देखे। यस तो सर। यूज भी किया है। जी, जिसने देखा और यूज किया बताइए कि जब आपने देखा था तो वो लिक्विड था या सॉलिड था? सर तब सर वो जमा हुआ था। गर्मी है ना, दोबारा बताएं। तो जैसे सर जैसे हम बाजार से घी लेते हैं ना, जो वो डालडा घी वगैरह होता है, वैसे मैंने देखा था और लिक्विड फॉर्म में भी देखा है। चलिए मैं इसकी वजह ये देता हूँ। अगर आप सर्दी के मौसम में नारियल का तेल मंगाते हैं तो वो जमा हुआ घी की शक्ल में मिलेगा। अगर आप जी गर्मी सर, के मौसम में मंगाएंगे तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और वजह क्या है? लिक्विड। चूंकि हम रूम टेम्परेचर 25 को कहते हैं, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो 25 है।
अगर टेम्परेचर 25 से ज़्यादा हो, जैसा कि आजकल गर्मी, अब जिनको बारिश होगी आज, बारिश से पहले टेम्परेचर 44 की रेंज में था। 3-4 दिन पहले तक शिवपुरा और आसपास के इलाकों में टेम्परेचर 43-44 दोपहर के टाइम पे ये टेम्परेचर आ जाते हैं। और घर के अंदर, घर के बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप में जहाँ पे साया हो, वहाँ पे भी टेम्परेचर 36-37 की रेंज में था। अब ये हाई टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। सर्दी के मौसम में, जब सर्दी का मौसम हो, हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी की बात हो रही है, तो जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रेंज में आ जाता है। बस कीजिए 5 है, 10 है, 15 है। इस टेम्परेचर पे नारियल आपको जब भी शक्ल में मिलेगा नारियल का तेल, यानी वो सॉल्ट आपको नजर आएगा। ये मैंने वजाहत कर दी है कि तमाम ऑयल और फैट्स जो हैं ये टेम्परेचर के ऊपर बेस करता है। डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। अगर इसी रूम टेम्परेचर पे सॉल्ट है तो वो फैट कहलाती है, रूम टेम्परेचर पे अगर वो ऑयल है तो ऑयल, लिक्विड है तो ऑयल क्या कहते हैं, और ये इंटर कन्वर्टेड होगा। अच्छा, ये तो हो गया जिन दोनों का जिक्र। और एनर्जी का वो देसी घी हो, का वो डालडा हो, का वो ऑयल हो, किसी भी शक्ल में हो, एनर्जी को बोलते हैं। एनर्जी में एनर्जी जो है वो बॉन्ड्स के ऊपर बेस करती है। जैसे कार्बन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कार्बन कार्बन तो एनर्जी। डिटॉक्सिएशन का प्रोसेस है जी, जिसमें फैट को तोड़ के आखिरकार एसिटाइल कोई बनता है और ये आगे चला जाता है क्रैब साइकिल में। ये था जी लिपिड्स को ब्रेक करना और उनको ब्रेक करके एनर्जी में इस्तेमाल करना। एक सेकंड दूसरी तरफ ली आ जाए कि इन्हीं लिपिड्स को ब्रेक करके जो फैटी एसिड बने, उन फैटी एसिड को फर्दर मॉडिफाई करके मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एसिड बन सकते हैं, जिनसे आगे और चीज कर सकते हैं। दोनों चीज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैट्स इंटर कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही प्रोटीन्स को ब्रेक करके अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड की डीहाइड्रेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड भी शामिल है, सिस्टीनिक एसिड भी हो सकता है और भी एसिड्स हैं, और वो सब आगे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या उनसे आगे और ये सब कुछ हो रहा होता है बीजों के अंदर। मैंने टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। सिलेबस में टॉपिक शामिल था, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई क्लास नहीं आया, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि सिलेबस को हर सूत्र प्रॉपरली कवर होना चाहिए, कुछ मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है सिलेबस में? सर वो मोमेंट्स वाला, क्वेश्चन प्लांट आंसर देख के मूवमेंट। आना, जो उसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा कल ताकि जब हम पढ़ें तो क्वेश्चन जी सर जरूर। नॉन हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मिड टर्म का बता दें, मैं और सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। सिलेबस जो हमने पढ़ लिया वो सिलेबस है, और मिड टर्म दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अभी कल परसों मीटिंग थी, उसमें ऑफिसर ने कहा जी कि हम सेकंड या थर्ड वीक में जुलाई में टेस्ट देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली खुलना जा रही हैं। अभी 2-4 दिनों बाद मीटिंग होने वाली है मिनिस्टर्स की, उसमें देखें वो क्या सेट करते हैं, पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी क्या सेट करती हैं मिलकर अच्छी चीज़। तो बहरहाल यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं और बेहतर तो यही होगा कि खुलने के बाद एक्चुअल एग्जाम लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कोई खास रिजल्ट नहीं होता। अभी